नमस्कार बच्चों, परमाणु सिद्धांत नामक टॉपिक के अंतर्गत हम आज बात करेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग की। इससे पहले हम जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल पर बात कर चुके हैं। आज बात करेंगे रदरफोर्ड के प्रयोग की। रदरफोर्ड अपने शिष्यों के साथ 1911 में प्रयोग कर रहे थे। उस प्रयोग में उन्होंने एक सोने की बहुत बारीक पन्नी या बहुत बारीक झिल्ली काम में ली। उस झिल्ली की मोटाई थी 10⁻⁻7 मीटर या 100 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत बारीक थी। और उस झिल्ली पर उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की। ये इनके प्रयोग का एक चित्र है जिसके अंदर ये सोने की झिल्ली लगी हुई है। इसके ऊपर यहां से अल्फा कणों की बौछार करवाई गई। किसकी? अल्फा कणों की बौछार करवाई गई। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम परमाणु में नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। यदि इस हीलियम परमाणु में से 2 इलेक्ट्रॉन जो कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए तो बचा क्या? हीलियम का नाभिक, वही अल्फा कण है। अर्थात आपसे कोई पूछे कि अल्फा कण क्या होता है तो क्या बताएंगे? हीलियम का नाभिक ही अल्फा कण होता है। हीलियम के नाभिक में बचा क्या? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। 2 प्रोटॉन के कारण नाभिक पर कैसा आवेश आ गया? धन आवेश। और न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता नहीं। इसलिए आपसे कोई ये भी पूछे कि अल्फा कण पर कैसा आवेश होता है? धन आवेश। तो ये धन आवेशित अल्फा कणों की सोने की झिल्ली पर बौछार कराई गई। इसके चारों ओर ये गोलाकार आकार में एक प्रदीप्ति आवरण लगाया गया है जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड ZnS का लेप किया हुआ है। ये जिंक सल्फाइड से जब अल्फा कण टकराएंगे तो इसमें चमक पैदा होगी, फ्लैश पैदा होगा, स्फुरदीप्ति पैदा होगी, जिससे पता चल जाएगा कि अल्फा कण कहाँ टकराया है। जहां टकराएगा वहीं पर चमक पैदा होगी, फ्लैश पैदा होगा। तो उन्होंने इस प्रयोग में क्या प्रेक्षण किया कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे चले गए। इन्होंने इस सोने की झिल्ली के ऊपर जो अल्फा कणों की बौछार करवाई तो ज्यादातर तो क्या हुआ? बिल्कुल सीधे निकल गए। ये देखो, ये निकल गए बिना विक्षेपित हुए, बिल्कुल सीधे निकल गए। इसका मतलब वो किसी से नहीं टकराए, सीधे निकल गए। कुछ कण, बहुत कम अल्फा कण क्या हुए? अपनी दिशा से विचलित हुए, जैसे ये विचलित हो गए, बहुत कम कण। और 20,000 कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री पे हो गया। 20,000 कणों में से एक कण क्या हुआ? यहां टकराया और वापिस वहीं चला गया, वापिस वहीं चला गया। कहां? अल्फा कण जहां से आ रहे थे वहीं, यानी कि 180 डिग्री पे आ गए, पलट के वहीं आ गए। ये उन्होंने अपने प्रयोग में प्रेक्षण किए। क्या प्रेक्षण किया? अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे चले गए। बहुत कम कण कुछ डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुए इधर उधर। 20,000 अल्फा कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री पे हुआ। तो ये इस प्रयोग से, ये जो प्रेक्षण इन्होंने किए, जो इनको प्रयोग में देखने को मिला, उससे ये बड़े आश्चर्यचकित थे। और इन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा, इस प्रयोग से इतना आश्चर्य हुआ जैसे किसी कागज से टकराकर कोई तोप का गोला टकरा के वापिस आ जाए। लगभग असंभव सी बात है कि किसी कागज से टकरा के तोप का गोला वापिस आ जाए, लेकिन बोले इतना ही आश्चर्यजनक बात ये थी। तो इन्होंने इन प्रेक्षणों के आधार पर, ये जो चीज इन्होंने देखी, इसके आधार पर निष्कर्ष क्या निकाला? पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। इसलिए क्या हुआ? वो कहीं नहीं टकराया, सीधा
निकल गया, खोखला था तो अल्फा कण बिना टकराए निकल गए, इसलिए अल्फा कण सीधे चले गए। दूसरा, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा। अब वो विक्षेपित क्यों होंगे? अभी मैंने क्या बताया था, अल्फा कणों पे कैसा आवेश है, धनावेश, तो वो विक्षेपित कैसे होंगे? जब सामने धनावेश होगा तो वो उससे प्रतिकर्षित होकर अपनी दिशा को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। चुंबक में भी तो दो ध्रुव, जैसे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव को पास लाते हैं तो एक दूसरे क्या करते हैं, धक्का मारते हैं ना, उसको प्रतिकर्षण कहते हैं। तो इसी तरह का प्रतिकर्षण समान आवेशों के बीच होता है। धनावेश धनावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, ऋणावेश ऋणावेश के बीच प्रतिकर्षण होता है, धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण होता है। तो यहां पर ये विक्षेपित हुए, इसका मतलब प्रतिकर्षण हुआ है, यानी कि बीच में कहीं क्या था, धनावेश था, जिससे ये धनावेश आया, प्रतिकर्षित हुआ, चला गया। अब सारे में धनावेश होता जैसे कि थॉम्सन ने बताया था, तो फिर क्या होता है, सारे कण विक्षेपित होने चाहिए थे, सीधा नहीं निकलना चाहिए था एक भी, लेकिन सीधा निकला, इसका मतलब भाग क्या है, खोखला भी है। विक्षेपित हुआ है, इसका मतलब बीच में कहीं धनावेश है, जिसके कारण से, प्रतिकर्षण के कारण से विक्षेपित हुआ है। तो दूसरा इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होगा, अतः समस्त धनावेश परमाणु में नाभिक में केंद्रित होता है। तो इन्होंने कहा कि धनावेश कहाँ है, पूरे परमाणु में नहीं फैला हुआ है, नाभिक में है और वो बहुत छोटा है। परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु में जो धनावेश है वो उसका परमाणु का जो कुल आयतन है उसकी तुलना में बहुत कम है, तभी तो ज्यादातर बिना टकराए सीधे चले गए, और 20,000 में से एक ही लौट के आया, इसका मतलब छोटा था, तभी तो उससे बिल्कुल प्रतिकर्षित होके वापिस वहीं आया। तो इन्होंने बताया कि परमाणु का व्यास तो कितना होता है, 10⁻−10 मीटर, लेकिन नाभिक का व्यास होता है 10⁻−15 मीटर। इतना अंतर होता है, बहुत अंतर है ये। और ये अंतर इस तरह का मानो कि जैसे परमाणु मान लो एक फुटबॉल के मैदान के बराबर है। परमाणु किसके बराबर है, फुटबॉल के मैदान, बहुत छोटा है, लेकिन उसको बड़ा करके देखें तो फुटबॉल के बराबर मैदान अगर मान लें किसको, परमाणु को, तो नाभिक होगा उस मैदान में बैठी मक्खी के बराबर। अब देख लो इतना छोटा है, तो जब परमाणु इतना छोटा है तो नाभिक तो और भी बहुत बहुत छोटा हो गया। तो इन निष्कर्ष के आधार पर फिर इन्होंने क्या किया, अपना मॉडल दिया, ये परीक्षण किए, इन परीक्षण के आधार पर इन निष्कर्ष पर पहुंचे, और फिर उन्होंने अपना ये मॉडल दिया। मॉडल में उन्होंने क्या कहा कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश उसके नाभिक में केंद्रित रहता है। परमाणु का पूरा धनावेश कहाँ केंद्रित है, उसके नाभिक में, और परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान भी उसके नाभिक में ही केंद्रित रहता है। उसका सारा द्रव्यमान भी कहाँ है, केंद्र में, आवेश भी कहाँ है, धनावेश भी कहाँ है, केंद्र में। ठीक, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खाली होता है, रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं। वो जो खाली स्थान है उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उस नाभिक के क्या कर रहे हैं, वो वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रहे हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कक्षा। और वो जो पथ है जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं, उस पथ को क्या कहेंगे, कक्षा या ऑर्बिट। परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब ये निश्चित है कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है।
दोनों बराबर होंगे तो एक प्लस एक माइनस को क्या करेगा, खत्म कर देगा, प्रभाव खत्म कर देगा, उदासीन कर देगा। यदि प्रोटॉन ज्यादा है तो धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ऋणावेश आ जाएगा। लेकिन यहाँ परमाणु कैसा है, उदासीन। इसका मतलब परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान संख्या में होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस आधार पर ये इन्होंने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अब इस मॉडल में उस समय के हिसाब से तो काफी नई चीजें थी, लेकिन फिर भी कुछ कमियां थी जिनकी ये मॉडल व्याख्या नहीं कर पाया। वो कमियां क्या थी? सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि परमाणु में स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। इन्होंने कहा कि नाभिक में धनावेश है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, वो ऋणावेश है। तो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को आकर्षित करने चाहिए, फिर वो चक्कर क्यों लगा रहे हैं? वो तो इसके अंदर गिर जाने चाहिए थे, चिपक जाने चाहिए थे आकर। तो ये स्थायित्व कैसे बना हुआ है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का दूर दूर, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा इन्होंने का कमी क्या थी? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना को स्पष्ट नहीं कर सके। एक बात और है, बाद में एक वैज्ञानिक आए मैक्सवेल, उन्होंने बताया कि घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण उत्सर्जित करता है। क्या करता है? विकिरण उत्सर्जित करता है, यानी कि ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऊर्जा में कमी आएगी, और ऊर्जा में कमी आएगी तो धीरे 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 ऊर्जा कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और लास्ट में वो नाभिक में गिर जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। कैसे? कि ये चक्कर किस तरह से लगा रहे हैं कि ये नाभिक है और इसके चारों ओर इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, और चक्कर लगाते हुए क्या कर रहे हैं? विकिरण उत्सर्जित कर रहे हैं, यानी कि इसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो धीरे 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 यूं चक्कर लगाते हुए नाभिक में गिर जाने चाहिए, जलेबी की तरह। जलेबी यूं घूमती घूमती के अंदर में आ जाती है, इस तरह से ये नाभिक में गिर जाने चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते हैं। तो इन कमियों की के कारण को, या इन चीजों को रदरफोर्ड अपने प्रयोग के माध्यम से नहीं समझा सके, तो ये कमियां इसके अंदर छूट गई। बाद में नील्स बोहर ने अपने सिद्धांत में इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया।